हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप लोग भी शेनिगन या यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, आईटीआर किस तरीके से शो करनी है, बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से दिखानी है, बैलेंस कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप लोगों ने वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना, तभी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से पता चलेगी। और फिर भी अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज रहती है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर सकते हैं। तो मैं आपको जो भी है, किसी भी कंट्री के रिलेटेड, किसी भी वीज़ा के रिलेटेड, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो यूरोप के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज है, 27 कंट्रीज है, जैसे कि माल्टा, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो अगर इसमें से किसी भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बस नॉर्मल सब के अंदर सेम डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इनमें। हालांकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सब के अंदर सेम चाहिए होता है, क्योंकि शेनिगन एक ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी आती है तो सबका एक जैसा ही वहाँ पे परफॉर्मा जो है वो सेट किया गया है, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करो शेनिगन के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। बताता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो अपना होता है फोटो। फोटो की स्पेसिफिकेशन आप लोगों को वीएफएस की साइट में मिल जाएगी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। ये फोटो आपको चाहिए होती है इस डायमेंशन के अंदर। आप स्टूडियो के पास जाना, उसको बोल देना कि इस तरीके की फोटो दे दो, वो अपने आप आपको निकाल के दे देगा। इसके बाद 2 नंबर पे जो अपना डॉक्यूमेंट आता है वो आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। तो 2 डॉक्यूमेंट अपना हो चुका है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो अपना आता है वो आता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि सी वीज़ा के लिए होता है ना। सी वीज़ा यानी कि शॉर्ट टर्म, और डी वीज़ा यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो डी स्टडी और वर्क परमिट वालों के लिए होता है। तो जो लोग 90 दिन से कम के लिए जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो वो सी में ही अप्लाई करें। सी वीज़ा को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको वीएफएस की साइट पे मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नॉर्मल बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक डिटेल्स इसके अंदर आप लोगों ने फिल करनी होती है। तो ये आप करके इस फॉर्म के आपके साथ में प्रिंट लेके आपने जाना है। 3 डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा अपना जो आता है वो आता है आपको अपॉइंटमेंट लेटर। जब भी आप कोई भी शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उससे पहले आपने वीएफएस की साइट पे जाके वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, जो कि मैंने पहले वीडियो डाली है उसके अंदर बता दिया कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करनी है। उसको भी जाके जरूर देखें, उस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करके उसकी जो प्रिंट आती है, कॉपी आती है, उसको आपने साथ में लेके जाना है। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट आता है वो आपको लगाना है आइटनरी और कवर लेटर। ये 2 डॉक्यूमेंट सबसे आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ही आपको पता चलता है कि जो एम्बेसडर है वो इसके बिहाफ पे आपको देख के वीज़ा देता है कि आपकी सी और ये कवर लेटर और आइटनरी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने उसमें क्या क्या चीज़ें क्लियर करी है कि नहीं करी है, तो इसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलता है। ये 2 चीज़ आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है, कवर लेटर और आइटनरी। इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए, इसके बारे में ए टू जेड आप चीज़ बताना कि किस तरीके से क्या है। इसके बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। फिर भी आप लोगों को नहीं बनाना आता है कवर लेटर किस तरीके से बनेगा, क्या मेंशन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो चुके हैं अपने। इसके बाद आप लगा सकते हो फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट डमी लगानी चाहिए कि कन्फर्म लगानी चाहिए, कि पेड वाली कौन सी लगानी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप अगर पेड वाली लगा सकते हो तो वो लगाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। अगर आप डमी लगाना चाहते हो तो डमी भी लगा सकते हो, क्योंकि उनकी साइट पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हमको कन्फर्म पेड वाली चाहिए कि डमी चाहिए। तो आप डमी उस केस में दे सकते हो, तो डमी के लिए भी आप मेरे को कर सकते हो अगर आपको टिकट चाहिए तो वो। इसके बाद जो आती है फ्लाइट टिकट होगी। होटल बुकिंग आप लगा सकते हो, होटल बुकिंग पेड वाली भी लगा सकते हो, या फिर booking.com पे जाके तो पे एट होटल जो आता है उसको करके, या फिर हाँ पे एट लेटर जो आता है उसको करके, उस तरीके से बुक करके उसकी भी आप लगा सकते हो। इंश्योरेंस जो है वो आप कोई सी भी कंपनी से खरीद के उसको भी लगा देना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आगे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं सारे के सारे। अब इसके बाद आपके जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते हैं, जो आता है फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कि आपको फाइनेंशियल प्रूफ के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने चाहिए, क्या नहीं देने चाहिए। तो इसके अंदर 2 कंडीशन होती है। एक तो होता है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, यानी कि आप एम्प्लॉयड हो, और दूसरा होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आपका खुद का बिजनेस है, आपका धंधा है। तो 2 केस हो गए इसके अंदर। दोनों के अंदर बताऊंगा कि किसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। तो अब इसके अंदर आता हूँ कि अगर आप एम्प्लॉयड हो, कहीं पे काम करते हो, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। पहला अपना आता है एनओसी। जहाँ पे काम कर रहे हो उस कंपनी से अपनी एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लो। उनको अपना ट्रैवल प्लान बताओ कि मैं स्टेट से लेके स्टेट को स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को एनओसी दो। वो उसके अंदर डाल देंगे कि ये हमारा एम्प्लॉय है और ये यहाँ पे घूमने के लिए जा रहा है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, ये जा सकता है। तो इस तरीके से वो एनओसी बनती है, वो लेनी है। इसके बाद आपने सैलरी स्लिप लगानी है। तो सैलरी स्लिप आपकी 4 महीने की कम से कम होनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है।
अगर 6 महीने के लगा सकते हो तो लगाओ, फिर तो और ज़्यादा बेटर चांस है आपके। तो अब मोस्टली लोग ये भी बोलते हैं कि जो आपको सैलरी स्लिप है जो या फिर जो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की लगानी चाहिए, आप 4 महीने की भी बढ़िया तरीके से करके लगा सकते हो, 6 के लगाओ तो और ज़्यादा बेस्ट होता है। एनओसी आ गया, सैलरी स्लिप आ गया और बैंक स्टेटमेंट आ गया। बैंक स्टेटमेंट भी जो आपकी सैलरी स्लिप आ रही है वो आपके बैंक में उतनी अमाउंट जानी चाहिए, तो वो उस तरीके से आप लगाना ताकि उसमें दिक्कत ना आए। तो जब भी वो क्रॉस चेक करे दोनों को, सैलरी स्लिप को और बैंक स्टेटमेंट को, तो उनको एंट्री वहाँ पे प्रॉपर शो होनी चाहिए कि बंदे ने यहाँ से इतना कमाया, ये सैलरी स्लिप है और इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है ये पेमेंट, और उसमें से थोड़ा बहुत वो यूज़ भी कर रहा है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो वो चीज़ आप इसमें ध्यान रखना। तो ये बहुत ही मैटर करता है कि आपने किस तरीके से अपनी स्टेटमेंट बनाई है। जितनी स्टेटमेंट आपने अच्छी बनाई होगी अपनी, उतने ज़्यादा आपके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आपकी रहेगी आईटीआर। आईटीआर आपको 2 साल की, वैसे वो बोलते हैं आपको 3 साल की लगानी है ताकि आपके ज़्यादा जो चांसेज है और ज़्यादा इंक्रीज हो। इसके बाद उन लोगों के लिए आते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका अपना खुद का बिजनेस है, छोटा मोटा चाहे कैसे भी हो, चाहे वो किराने की दुकान है, कुछ होटल वगैरह है या कुछ और वो काम करते हैं, कैसा भी हो चाहे। तो उनके लिए आते हैं कि उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 1-2 डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस रहता है, वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आईटीआर तो अपनी आ गई, इसके अंदर भी आपको 3 साल की आईटीआर लगानी है, तो वो आप जरूर लगाना, मैंडेटरी है वो तो। और इसके बाद सेविंग और करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगानी है। तो जो लोग खुद कहीं पे काम कर रहे हैं, तो अब आपको लोगों का ये भी होगा कि बैलेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 3-4 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो कि आपके सेविंग में दिखाता हो कि ये काफ़ी टाइम से पड़ा है, इतना तो इसके अकाउंट में रहता है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो सेविंग और करंट की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो तो दोनों के अंदर आपका बैलेंस होना चाहिए। सेविंग में ज़्यादा हो, करंट में थोड़ा कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट में ज़्यादा सेविंग में कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चलेगा। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, जिन लोगों का बिजनेस है उनको ये करना है कि जैसे आपका सेविंग और करंट अकाउंट है, तो आपने महीने की एक ऐसी डेट फिक्स करनी है, तो जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि करंट से 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये आपने अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने और उस चीज़ को दिखाना है कि ये मेरा मंथली प्रॉफिट है, ये जो बिजनेस कर रहा हूँ इससे इतना मेरा मंथली प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ये निकाल के मैं मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ इस डेट को। ये चीज़ आपने कवर लेटर में मेंशन करनी है। तो इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। और जैसे कि ये नहीं है कि आपने खाली ये ही अपने करंट से ही उसमें करते हो, तो बाकी जैसे जो आपके यहाँ पे जैसे सेल वगैरह होती है तो उसको भी आप लोगों ने करंट अकाउंट में दिखाना है, ताकि आपकी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइल बने कि आपके पास जो लोग आते हैं वो आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं और आपको उस सेविंग में से निकाल के, करंट में से निकाल के आप सेविंग में डालते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, इस तरीके से स्टेटमेंट बनाना ताकि आपको दिक्कत ना आए। उनको एंट्री प्रॉपर शो हो कि करंट में से गई है, सेविंग में जा रही है बंदे के, और सेविंग में से बंदा फिर यूज़ कर रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट बनाना ताकि ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो वहाँ पे। तो ये करने के बाद फिर जो आती है अपने, फिर आता है बिजनेस के प्रूफ जो होते हैं। बिजनेस प्रूफ के अंदर आप अपने जीएसटी दिखा सकते हो, एमएसएमई दिखा सकते हो, और अपना लेटर पैड पे जो कवर लेटर बनाओ वो लेटर पैड पे बनाना, उसके साथ विजिटिंग कार्ड लगा सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट है आपके पास बिजनेस प्रूफ के जो भी है, तो वो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डाल सकते हो। जब भी कवर लेटर बनाओ तो सबसे नीचे डाल देना कि मैं ये डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ, तो आप इनको जरूर चेक करें। तो उसमें लिख देना कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं। इसके अलावा तो जैसे आप अपने फैमिली पार्टनर, जैसे जो भी आपका स्पाउस है उसका आप वहाँ पे पासपोर्ट लगा सकते हो, लिख सकते हो। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं लगाने चाहिए, जैसे आप आईटीआर लगाते हो, वैल्यूएशन वगैरह वैल्यूएशन लगाते हो, और जो प्रॉपर्टी के पेपर लगाते हो, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये चीज़ आप लगाओ। कुछ नहीं होता, वीज़ा आना तो वैसे ही आ जाएगा, नहीं देना है तो भाई जो मर्जी लगा दो, कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ एजेंट ऐसे जो कि आपको बताएंगे नहीं, वीज़ा के चक्कर के अंदर ऐसे बहुत सारे फेक जो फर्जी एडिटेड डॉक्यूमेंट है वो लगा देते हैं मुंह उठा के। तो उसके अंदर ये है कि आपका फर्जी बिजनेस भी दिखा देते हैं, और ये दिखा देते हैं कि ये बंदे का फार्म है, ये है वो है, उस तरीके से फोटो एडिट कर करके डाल देते हैं। तो उसमें आपकी एक प्रोफाइल भी बिगड़ जाती है बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीज़ा डालोगे तो आपकी प्रोफाइल पहले कुछ और थी, दूसरी बार आप करोगे तो कुछ और जाने वाली है। तो इस वजह से आपके वीज़ा नहीं आते, इस वजह से रिफ्यूज़ होते हैं बार बार जिन लोगों के वीज़ा होते हैं। तो आपने जो भी प्रोफाइल लगानी है वो अपनी जेन्युइन प्रोफाइल लगानी है, जो कि एक्चुअल के अंदर आपकी है, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम वीज़ा डालो तो सेम प्रोफाइल आपकी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ताकि उनको दिक्कत ना आए, वही समझ सके कि नहीं बंदा तो जेन्युइन है, इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं है। तो ये चीज़ होती है। तो बाकी अभी भी फिर कुछ आपकी क्वेरी है तो यही डॉक्यूमेंट है मेरी तरफ से, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और नहीं लगाने चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है ये, जितना शॉर्ट एंड स्वीट होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा आप सब लोगों के लिए, और एम्बेसडर को भी लगेगा नहीं जो जो रिक्वायरमेंट्स है बंदे ने वही डॉक्यूमेंट दिया, फालतू के कुछ नहीं दिए है, तो उसके ऊपर भी एक जेन्युइन प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो फिर भी आप लोगों की कुछ क्वेरी है, कुछ दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।